जेनजी को साधने के लिए बीजेपी की पहल शुरू हो चुकी है। बीजेपी की एक दिन एक यूनिवर्सिटी की पहल की शुरुआत हुई। एक मंत्री हर दिन एक यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, छात्रों से बातचीत करेंगे ये केंद्रीय मंत्री और अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे और युवाओं और छात्रों के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। और इसी पहल के तहत केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल सूरत की एसपीएनआईटी यूनिवर्सिटी पहुंचे और उनसे यहां पर छात्रों के साथ उन्होंने खास मुलाकात भी की। तो खासतौर पर सोशल मीडिया को लेकर, जेनजी को लेकर बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रणनीतियां बनाई जा रही है पार्टी की तरफ से कि कैसे जेनजी को साधा जाए, कैसे उनसे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ाया जाए, उनकी भाषा को समझा जाए। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, पहले तो इंस्टाग्राम पर रील बनाने के साथ शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ने खुद ये इनिशिएटिव लिया। उसके बाद वक्त दर वक्त बैठकों में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को कहा गया और अब तो जेनजी के बीच में उतर रही है पार्टी और तमाम केंद्रीय मंत्री। ये राजनीतिक असर बड़ा लेकर आएगी बदलाव? निश्चित तौर पर, और जैसा कि आप जानती हैं कि एक बड़ी संख्या 2029 के लोकसभा चुनाव में जेनजी वोटर्स की होगी। 35% से भी अधिक वोटर जो हैं वो जेनजी ग्रुप के होंगे। इसलिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हर पार्टी अब उनको लुभाने में लग गई है। लेकिन हाल में जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद से सरकार सतर्क हो गई है। सभी केंद्रीय मंत्रियों से कहा गया है कि एक दिन यूनिवर्सिटी में बिताएं, छात्रों के बीच में जाएं, उनसे पूछें कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर वो चर्चा करना चाहते हैं, और साथ ही सरकार ने अभी तक क्या क्या योजनाएं और क्या क्या काम युवाओं के लिए किया है, ये सब भी उनके बारे में विस्तार से बताएं। इसी के साथ कल कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्रियों को एक बंद लिफाफा भी दिया गया, जिसमें पिछले 3.5 महीने की जो उनकी परफॉर्मेंस है सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, उसको बताया गया कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी रैंकिंग क्या है। तो इस तरह सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जेनजी को अपने पाले में लाया जाए और उनकी जो भी समस्या है उनको एड्रेस किया जाए। बिल्कुल अखिलेश, और ये एक तरीका उस मिथ को तोड़ने की भी कोशिश समझा जा सकता है जहां पर बार बार ये कहा जाता है, खासतौर पर युवाओं के जरिए, जेनजी या आम नागरिक के जरिए, कि जनप्रतिनिधि जनता के नेता होते हैं, बावजूद इसके उनको अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, और इसीलिए जब वो अपने बीच में किसी केंद्रीय मंत्री को पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो खुलकर बातचीत कर सकते हैं, अपनी मुद्दों को साफ तौर पर रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो छात्र होते हैं उनके मुख्य मुद्दे क्या होते हैं? स्कॉलरशिप के, फीस के मुद्दे होते हैं, एग्जाम्स के मुद्दे उनके होते हैं। तो सरकार जब जाएगी उनके बीच में तो जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों का एड्रेस कर सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं, और साथ ही जो दिक्कतें, उनकी शिकायतें, उनको भी दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, और आगामी जो विधानसभा चुनाव है या फिर लोकसभा चुनाव 2029 भी अब आना है अखिलेश, उसमें क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट मंत्रियों का सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड भी सामने आ चुका है। सोशल मीडिया रैंकिंग की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 बने हुए हैं। कैबिनेट में मंत्रियों की रिपोर्ट पेश की गई है। 1 मई से 15 अगस्त तक का आकलन किया गया और हर मंत्री को लिफाफे में एक रिपोर्ट सौंपी गई, जो हमारे संवाददाता ने अभी अखिलेश शर्मा ने भी बताया। इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक पर उनकी जो एक्टिविटी है उसके आधार पर यह पूरा एनालिसिस हुआ, यानी कि आकलन किया गया है। फॉलोअर्स की संख्या पर भी रैंकिंग दी गई है और एंगेजमेंट बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मसलन सोशल मीडिया के जरिए मंत्रियों को संवाद करना होगा। आप रील के जरिए कीजिए, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइव के जरिए कीजिए, यूट्यूब लाइव, स्टोरीज लगाइए, आप बातचीत कीजिए, इस तरीके से एंगेजमेंट को बढ़ाइए। और साथ ही जो फॉलोअर्स का आंकड़ा है उसके आधार पर भी ये रैंकिंग दी गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय सोशल मीडिया नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनका जो फॉलोअर काउंट है वो आप देखिए कि बढ़ता जा रहा है, 100 मिलियन के पार पहुंच चुका है। इसलिए कैबिनेट मंत्रियों में सबसे नंबर 1 पर तो प्रधानमंत्री ही है, लेकिन उसके बाद किसका नंबर कब आता है और कैसी उनकी परफॉर्मेंस है ये उनको साझा कर दी गई है। तो वहीं अब अखिलेश यादव के तंज पर पलटवार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने निशाना साधा है। सपा में जीत दिलाने वाले उम्मीदवारों की भारी कमी है, पंकज चौधरी का यह कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लाचारी में अब अखिलेश के सामने 2 ही विकल्प हैं। पहला विकल्प परिवार के नए चेहरों को आगे लाना या कांग्रेस के आगे सीट बंटवारे में झुकना। दरअसल अखिलेश यादव ने एनडीए पर तंज कसते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी किया था और इसके बाद बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां लगातार उन पर हमलावर हैं। अपने फॉर्मूले में अखिलेश ने आरएलडी को 37, सुभा सपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें दी। तो वहीं बीजेपी के खाते में उन्होंने 241 सीटें डाली थी। और उस पर पंकज चौधरी का बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा है कि अखिलेश के सामने 2 ही विकल्प है। उनके खुद के पास अपने जिताने वाले जिताऊ नेता बहुत कम है। परिवार के नए चेहरों को अब उनको आगे लाना चाहिए। तो अखिलेश यादव पर
अब उन्होंने जो तंज कसा है उसको लेकर ये बड़ी जानकारी। बीजेपी चीफ यूपी के पंकज चौधरी जिन्होंने बड़ा बयान जारी किया। दो 2027 के लिए यूपी के रण में कुछ अलग ही चल रहा है। नेता अपनी पार्टी और गठबंधन के बारे में भले ही कुछ न बोल रहे हों, लेकिन दूसरे के बारे में सूत्रों के हिसाब से पूरी लिस्ट जारी कर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जो राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल मचा रहे हैं। 18 अगस्त की अखिलेश की इस पोस्ट को ही देखिए। एनडीए में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें दे सकती है, ये अखिलेश ने जारी किया। अखिलेश ने अपने सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट जारी की उसके हिसाब से आरएलडी को 73 सीट, सुभाषपा को 39 सीट, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल को 19 सीटें देने पर बीजेपी विचार कर रही है। ये कुल संख्या होती है 162। यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं। अखिलेश की लिस्ट के हिसाब से बीजेपी के लिए बचेंगी 241 सीटें। अखिलेश कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देखकर पीडीए के दबाव में अपने सहयोगी दलों को इधर उधर छटकने से बचाने की कोशिश कर रही है और कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर सीटें देने की योजना पर काम कर रही है। अखिलेश की लिस्ट के बाद सियासी घमासान मचना तय था। एसबी-एसपी के अध्यक्ष और यूपी में मंत्री ओपी राजभर ने मोर्चा संभाला और कहा कि अखिलेश दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना गठबंधन देखें। ये लोग सिर्फ दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एनडीए गठबंधन इतना मजबूत है कि ये 39 नहीं 100 सीट भी वो दिखा सकते हैं, 403 सीट दिखा सकते हैं। हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सीट का कोई झगड़ा नहीं है। उनके यहाँ झगड़ा है, कांग्रेस और सपा का झगड़ा है। कांग्रेस चाह रही है कि 201 सीट मिल जाए और समाजवादी पार्टी सोच रही है कि 10-5 सीट देके निपटा दें। समाजवादी पार्टी छटपटाहट में है कि पीडीए की तुलना कर रहे हैं। अरे अपना तो पीडीए देखो। आप बताओ कि कितने नाई को टिकट देते हो, कितना प्रजापति को देते हो, कितना पाल को देते हो। अखिलेश के निशाने पर पुराने सहयोगी भी हैं जो पिछले चुनाव में उनके साथ थे और अब एनडीए में हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में राजभर की सुभाषपा भी साथ थी तो जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल भी साथ थी। इन तीन पार्टियों की बात करें तो 2022 में सपा ने कुल 347 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरएलडी को गठबंधन के तहत 33 सीटें मिली थीं, जिनमें से उसने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। राजभर की सुभाषपा 18 सीटों पर लड़ी थी और 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि सुभाषपा 2023 को एनडीए में शामिल हो गई, जबकि जयंत चौधरी की आरएलडी 2024 को एनडीए में शामिल हो गई। अखिलेश ने हाल ही में बिना नाम लिए एक तंज कसा और माना जा रहा है कि ये जयंत चौधरी के लिए ही था। 22 से अच्छा चुनाव हमारा 24 का था। 22 में सरकार बनते बनते रह गई हमारी। हम लोग कम वोट से रह गए पीछे। और जो लोग गणित जानते होंगे, हिसाब किताब लगाना जानते होंगे, वो जानते होंगे कि 3-3.5 लाख वोट अगर हमें ज्यादा और मिल जाता तो हमारी सरकार बन जाती। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। लेकिन हमने ये तय किया है और जब पीडीए का हम लोगों ने नारा बनाया और सामाजिक न्याय की राज की स्थापना बात की तो हमने कहा कि हम लोगों पे भरोसा करेंगे, जनता पे भरोसा करेंगे और उनको सम्मान देंगे। अपने आप जनता हमारी मदद करने का काम करेगी। अखिलेश ने 54 वाला तंज किया। माना जा रहा है कि ये जयंत चौधरी के उस बयान को लेकर था जो उन्होंने 27 जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर की एक रैली में गठबंधन बदलने की अटकलों को खारिज करते हुए मंच से कहा था। जयंत ने कहा था कि मैं कोई 54 नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। मैं कोई 54 हूँ तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। हालांकि जयंत इसके बाद सपा का हाथ छोड़कर 2024 में एनडीए में शामिल हो गए। अखिलेश के 54 वाले तंज पर जयंत चौधरी ने एनडीटीवी से कहा कि अखिलेश की बयानबाजी उनके सहयोगियों को सोचने पर मजबूर कर रही हो।
वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो 54 की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? ये आप उनसे पूछिए।